नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आजकल हमारे देश की न्याय व्यवस्था या न्याय संस्था जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है अपने कुछ फैसलों को लेकर, अपनी कुछ गतिविधियों को लेकर के। किस तरह से जुडिशरी को काम करना चाहिए? क्या जुडिशरी में सच में बदलाव की ज़रूरत है? या एक ऐसी न्याय व्यवस्था की संरचना की ज़रूरत है, जिसमें विश्वास अटूट होना जैसा कि पहले हुआ करता था, उसकी अब ज़रूरत आ गई है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के पूर्व जस्टिस ढींगरा हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर कुछ केसेस खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा की अगर बात करें, तो ये जो उनके यहाँ जिस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह से रुपयों की रिकवरी हुई और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अहो-पोह में रहा, कभी हाँ, कभी ना, फिर हाँ, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उन्हें इलाहाबाद कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया। इलाहाबाद कोर्ट के बार काउंसिल ने तो उनका विरोध किया ही। अभी आज की खबर है कि देश के करीब 22 बार काउंसिल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहूँ तो हमारे देश की जनता को हमारे न्यायालयों पर विश्वास है ही नहीं। ये आप लोगों का सोचना है कि जनता को न्यायालयों में बहुत विश्वास है और इसके उदाहरण आप देते हैं कि देखो इतने केस फाइल हो रहे हैं। जनता अगर न्यायालयों में केस फाइल ना करे अपने ग्रीवेंस के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए, तो कहाँ करे? उसके पास एक ही रास्ता है, या न्यायालय या खुद निपटना। खुद निपटने से तो देखिए एनआरकी हो जाएगी। तो इसलिए जैसे भी न्यायालय है, जैसी भी व्यवस्था है, जनता के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इसी के पास जाए। जैसे आपने सरकार चुन ली, अब वो खराब सरकार है, आपको काम तो सरकार ही करेगी ना। तो न्याय व्यवस्था भी हमारी जैसी भी है, जनता को उसके साथ जीना है, मजबूरी है उसकी। इस न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इस भ्रष्टाचार को दूर करने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो हमें आज़ादी मिली, उस समय संविधान सभा बैठी, उसमें बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ गरीब को न्याय नहीं मिलता और पैसा इतना लगता है उस समय भी कि अच्छा, उस समय भी इतना पैसा लगता है था कि आम आदमी के लिए न्याय पाना मुश्किल होता था। तो क्या चाहिए था हमारे संविधान निर्माताओं को कि एक नई न्याय व्यवस्था बनाते जो इस देश की संस्कृति, इस देश के व्यवहार के अनुरूप होती। लेकिन न्याय व्यवस्था के ऊपर तो डिस्कशन ही नहीं हुई। पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लो आप, सिवाय संविधान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस समय फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट, उनके जजों की नियुक्तियां, उनकी पावर्स और सरकारी वकीलों का वो छोड़ करके किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई। अच्छा, लोगों लोगों ने कहा कि यहाँ न्याय नहीं मिलता, लेकिन हमारे जो उस समय के संविधान निर्माता थे वो ज़्यादातर वकील थे। अंबेडकर से लेकर के नेहरू के मुंशी, जितने भी नाम लीजिए, बड़े बड़े वकील थे। और वो कहाँ प्रैक्टिस करते थे? फेडरल कोर्ट, हाई कोर्ट या प्रीवी काउंसिल। तो उनको जो है नीचे के लोगों से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने ऐसी न्याय व्यवस्था, अच्छा हमने कोई न्याय व्यवस्था तो बनाई नहीं, जो अंग्रेजों की बनी हुई न्याय व्यवस्था थी उसी को हमने कैरी ऑन किया। और संविधान के मामले में भी यही हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का 75% हिस्सा हमारे संविधान में है। और ये संविधान सभा की जब आखिर में प्रोसीडिंग्स हो रही थी, उसमें ये लिखा है, अंबेडकर जी को लोगों ने कहा कि हमने कोई ऐसा संविधान तो बनाया नहीं जो भारतीयता के अनुरूप हो, ये तो जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें फिट होने वाला हमने संविधान बनाया।
कि जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है चलती रहे, एक संविधान बना दे जो उसमें फिट हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्लस उधार के लिए हुए कुछ प्रोविजन इधर उधर से करके हमने संविधान बना दिया। तो ये उधार के लिए हुए प्रोविजन से जो संविधान बना, उस संविधान के तहत जुडिशियरी को जो इतना फ्री हैंड दे दिया गया कि आज इतने करोड़ रुपए भी अगर किसी जस्टिस के घर में मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले पाती है। वो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि हाँ यहाँ पे करप्शन हुआ है, और एक्शन ले, जिससे बार काउंसिल भी थोड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए, बार काउंसिल का तो पूरा इसमें मिली भगत होती है। हाँ। बार काउंसिल की नहीं, मतलब कुछ वकीलों की। हाँ, हाँ, हाँ। बार काउंसिल का क्या, एज ए बॉडी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, हाँ। लेकिन बार के वकील ही हैं जो वास्तव में जजों के जिनके माध्यम से जज पैसा लेते अच्छा, हैं या करते हाँ, हैं। हाँ। तो वो कहते हैं ना बार में सेटिंग करने हैं, हाँ, तो हाँ। कुछ वकील ही होते हैं जो सेटिंग करते हैं अच्छा, हाँ। जजों से। कोई किसी आम आदमी से जज सेटिंग नहीं करता। अच्छा, हाँ। क्योंकि वकील का उसे पता है कि ये जो है बाहर नहीं बोलेगा, हाँ, हाँ, ये कल से फिर कोई काम कराना है। अगर आम आदमी अपने केस के लिए सेटिंग करेगा तो वो तो चिल्लाएगा कि देखो मेरे को न्याय मिला तो इतने पैसों। लेकिन वो वकील के थ्रू करता है, तो वकील का उसे समझा देता है कि देखो ये आपका कॉन्फिडेंशियल है। तो वकील इसमें माध्यम होते हैं। अच्छा। करप्शन का। फिर ये जो है करप्शन के लिए हमारे अदालतों में प्रसिद्ध है कि अदालत की हर ईंट पैसा मांगती। वो इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि न्यायालयों में कार्यरत जो कर्मचारी होते थे ना, वो छोटी छोटी बातों के लिए पैसा देते। लेकिन धीरे 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 ये भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ा कि जज जो हैं वो भी पैसा लेने लग गए। और पैसे के अलावा और तरह की भी करप्शन बहुत होती है। सिर्फ पैसा लेना तो करप्शन नहीं। आपने किसी की सिफारिश पे केस को एक तरफ कर दिया, वो भी करप्शन है। आपने अपने दोस्तों का केस जो है अपनी कोर्ट में फैसला कर दिया बिना बताए कि आप इसको जानते हैं, वो भी करप्शन है। तो ये करप्शन के कई रूप हैं जो हमारी अदालतों में हैं। नहीं, एक जज आकर के दूसरे जज को कहता है भैया वो मेरी जान पहचान क्या है, देख लेना देख लेना। तो ये भी करप्शन है। तो हमारी जुडिशरी में उतनी ही करप्शन है जितनी भारत के किसी भी अन्य विभाग में, चाहे पुलिस ले लीजिए, एमसीडी ले लीजिए। तो इसलिए चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि इस करप्शन को शुरू में ही जब ये समस्या बढ़ने लगी तो इसके खिलाफ एक्शन लेना। ना तो हमारी संसद ने कोई एक्शन लिया, संसद ने बल्कि ऐसे जज नियुक्त करने शुरू कर दिए जो पॉलिटिकली उनके लिए करेक्ट थे। सुपरसीड कर देना, जिन लोगों ने उनके खिलाफ फैसला दिया उनको सुपरसीड कर देना, अपने कमिटेड जज भर देना। संसद और एग्जीक्यूटिव ये करने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें साथ था। ये तो नहीं कि पहले सुप्रीम कोर्ट उसमें साथ नहीं था, क्योंकि चीफ जस्टिस की सलाह हमेशा ली जाती थी। अब जब सुपरसीड किया तब भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को सुपरसीड किया, हाई कोर्ट के कई जजों को सुपरसीड किया। तो सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ के चीफ जस्टिस की सलाह तो थी। तो इस तरह जब सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव जो है हम पर हावी होती जा रही है, हम इसको कर्ब करेंगे। तो 1991-92 में वो जजेस का उन्होंने कोलिजियम सिस्टम शुरू किया। अब कोलिजियम सिस्टम से लोगों को ये आशा थी कि ये पहले से बेहतर होगा। लेकिन हुआ क्या, जो काम पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करती थी कि अपने जान पहचान के लोग भरना जो आपको सिफारिश कर रहे हैं, वो काम जजों ने शुरू कर दिया। ऐसे अपॉइंटमेंट, पहले एक चीज होती थी, देखिए
कि मान लीजिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने किसी जज को अपॉइंट कर दिया, तो आप उस अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, और हुई भी है। मुझे याद है एक अशोक श्रीवास्तव किसी को अपॉइंट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट को वो कर दिया था कि ही इज नॉट फिट फॉर बीइंग अपॉइंटेड, ही डज नॉट सैटिस्फाई। तो वो अच्छा, और भी जजेस के अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है। जब से कोलिजियम सिस्टम आया वो भी खत्म हो गया, क्योंकि कहाँ चैलेंज करोगे, अब तो अपॉइंट ही सुप्रीम कोर्ट है, अब वही कातिल वही मुंसिफ। हाँ, तो कैसे चैलेंज? तो ये जो है वो कहते हैं इसकी दवा तो हुई नहीं, वो और मर्ज बढ़ता है। क्या आज मर्ज इस हालत तक है कि नोटों की बोरियां जो पहले कभी राजनीतिज्ञों के घरों में मिलती थी, अब वो जजों के घरों में भी मिल रही है। यशवंत वर्मा पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना आनाकानी कर रहा है उन पे कार्रवाई करने से? देखिए, कानूनन जो कानून कहता है, जब ये यहाँ रिकवरी देखी गई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने देखा कि अब जले जले सेमी जले नोट हैं, तो तत्काल एक एफआईआर लिखनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें जस्टिस वर्मा का नाम ही नहीं होना था। पुलिस का काम तो ये था कि फैक्ट जो उसे पता चला है उसके बेस पे एक एफआईआर लिखती और उसको इन्वेस्टिगेशन करती कि ये नोट किसके हैं, बाहर स्टोर रूम में जलते हुए नोट जो मिले हैं वो किसके हैं और कहाँ से आए। एक ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी जिसमें किसी का नाम नहीं होना था, और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी पुलिस को। इसके लिए न तो किसी की इजाजत चाहिए थी, न किसी की परमिशन चाहिए थी। आप जो है, आपको एक तथ्य मिला, उस तथ्य को आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो पुलिस ने छिपाने की कोशिश की है? पुलिस डर गई कि जज साहब के खिलाफ कैसे लड़े? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि आए दिन जजेस भी पुलिस को धमकाते रहते हैं, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा पुलिस जो है अक्सर पुलिस वालों को सुनना पड़ता है, तो वो पुलिस वाले डर जाते हैं, और वो डर के मारे उन्होंने पहले अपने चीफ को बताया कि भैया आप बताओ हम क्या करें। चीफ ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ को बताया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ ने भी खुद फैसला नहीं लिया, उसने सीजीआई को बताया। मतलब जो चीज़ें खुद एक एएसआई लेवल पे निर्णय होनी चाहिए थी, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वाज कैपेबल, उसमें ये क्षमता है और उसको ये पावर है कि वो उसकी एफआईआर दर्ज करता और उस प्रेमिसेस को सील कर देता, एविडेंस को प्रोटेक्ट करता। जो उसने वीडियो बनाई जिन्होंने, उनको चाहिए था तभी सील करता। और सर्विस मैटर करके आता है, कोई इंजीनियर बन के लॉ करके सर्विस मैटर में सीधा हाई कोर्ट आ जाते हैं। अब सीधा हाई कोर्ट तब आते हो जब आपने ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस की नहीं और क्रिमिनल लॉ किया नहीं, आपको क्रिमिनल लॉ ही नहीं पता। तो मतलब हमारी सीजीआई को क्रिमिनल लॉ पता नहीं है ऐसा? जहाँ तक मुझे लगता है इस केस के बाद कि उनको क्रिमिनल लॉ की ज्ञान नहीं था कि इसमें क्रिमिनल लॉ को खुद काम करने देना चाहिए, इसमें मेरी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जजेस का प्रोटेक्शन एक्ट है वो उनके ऑफिशियल एक्ट के लिए। आपने कोई जजमेंट दी, आपके कोर्ट में कुछ हुआ, आपके कोर्ट के अंदर कहीं कहा सुनी हो गई, वकीलों की हो गई, या कोर्ट के आपके ऑर्डर में के ऊपर लोगों ने हंगामा कर दिया, तो वो आपको प्रोटेक्शन है कंप्लीट कि आप न्यायिक कार्य करते हुए अगर आप कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ किसी किस्म का क्रिमिनल सिविल केस नहीं हो सकता। एक और मामला सामने आया है सर, जिससे को लेकर के महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से कोर्ट बातें करता है, उसमें कहीं न कहीं लगा कि ये खोखले वादे थे। इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से एक ऐसा जजमेंट आया जो पॉक्सो का केस था, 11 साल की वो लड़की थी, जिसको लेकर के वो केस दायर हुआ था और उसमें बताया गया था कि कैसे उसको पूल के नीचे ले गया, किस तरह से उसके साथ अभद्र व्यवहार किए गए
उसके कपड़े खोले गए, लेकिन जज साहब का कहना था कि ये रेप और अटेम्प्ट ऑफ रेप माना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक परिभाषा तय होनी चाहिए। फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे यहाँ अनपढ़ जजों की बहुत भर्ती होती है, जिनको लॉ नहीं आता, जिनको क्रिमिनल लॉ की एबीसी नहीं पता, वो हाईकोर्ट जज बन जाते हैं। नहीं तो किसी को अगर क्रिमिनल लॉ की एबीसी पता हो तो उसे ये पता होता कि ये अटेम्प्ट टू रेप है। रेप हुआ नहीं लेकिन कोशिश की है। लेकिन अगर नहीं पता, आपको लॉ ही नहीं पता, आपने क्रिमिनल की प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस नहीं की, या तो ये है या आप बेईमान। दोनों में से एक चीज है कि आपको कानून पता है लेकिन आप कानून को लागू नहीं करना चाहते। कहीं से कोई ऐसा प्रेशर है या कहीं से कोई और कारण है कि आप कानून की परिभाषा ही बदल देते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवेदनशील है ये असंवेदनशीलता नहीं है, ये कानून की अज्ञानता है। अच्छा। असंवेदनशीलता तब होती जब कानून ठीक लगा देते आप, धाराएं ठीक लगती हैं, जब कानून की परिभाषा तो जानते होते हैं। सर, ये सारे मामले देखते हुए लगता है कि अब जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक मजबूत बदलाव की जरूरत है। देखिए, और वो क्या हो सकता है? हमारे संविधान के अंदर प्रोविजन है इंडियन जुडिशियल सर्विस, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ऐसे ही इंडियन जुडिशियल सर्विस की प्रोविजन है। लेकिन उसको आज तक, उसको जब भी लागू करने की बात आई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट और राज्य सरकारें उसका विरोध करती हैं। और तब जज और वकील दोनों एक हो जाते हैं। जज और वकील एक हो जाते हैं। इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर होगी तो आप देखिए, सब नीचे के लेवल पे से ये शुरू होनी चाहिए। जहाँ दिल्ली जुडिशियल सर्विस या स्टेट जुडिशियल सर्विस है, वो सब हटा करके इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस होगी तो आपका, मान लीजिए 8 साल 10 साल का एज ए मुंसिफ मजिस्ट्रेट कार्य है, तो आपको हर तरह का एक्सपोजर मिलेगा। उसके बाद 10 साल आपका सेशन का है। आप 22 साल की उम्र में जाते हो तो 42 साल में आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे। वंशवाद भी बहुत चल रहा है इस जुडिशियरी में। 42 साल में आप हाई कोर्ट पहुंच जाओगे। हाई कोर्ट में आप 15 साल काम करेंगे तो आपको हर किस्म के केस की नीचे का जो आपका अनुभव है वो काम आएगा। और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट, और आप स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते? हर क्षेत्र में हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है। आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, आप मेडिकल में चले जाइए, आप आईटी में चले जाइए, हर क्षेत्र के अंदर स्पेशलाइजेशन है। एक हार्ट का डॉक्टर आपकी आंखें नहीं देखता, हार्ट का डॉक्टर आपके ब्रेन स्ट्रोक नहीं देखता, लेकिन यहाँ तो हर जज जो है हर तरह की चीज करता है। स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। अगर क्रिमिनल लॉ की स्पेशलाइजेशन के कोर्ट हो, स्पेशलाइज्ड कोर्ट हो, सर्विस के स्पेशलाइज्ड कोर्ट हो, टैक्स के स्पेशलाइज्ड कोर्ट हो, जिनको नीचे से ऊपर तक का एक्सपीरियंस हो, आप देखिए जिस केस के अंदर आज हमारे जज 15-15 दिन बहस सुनते हैं, वो बहस 2 घंटे चलेगी। क्योंकि जज साहब को तो ज्ञान लेना नहीं पड़ेगा, उनके पास ज्ञान होगा। आज तो हमारे यहाँ कानून क्या है? एवरी सिटीजन इज सपोज टू नो लॉ, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन हमारे जजों में इग्नोरेंस ऑफ लॉ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि हम बिना वकील की बहस के कोई फैसला नहीं कर सकते। जब तक वकील हमें आकर के कानून नहीं पढ़ाएगा तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। आज तो मैं एक और अजीब केस देख रहा था। एक नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट में ऐसे केस कोर्ट कर दिए जो कभी डिसाइड ही नहीं हुए। कभी डिसाइड ही नहीं हुए, मतलब वो केस है ही नहीं किताब में। वो भी जज है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है
कि हाई कोर्ट के जज ने एक ओवर रूल्ड जजमेंट कोर्ट कर दी, जिसको ओवर रूल हो चुकी थी। अच्छा। ओवर रूल हो चुकी थी मतलब वो जजमेंट डिस्कार्ड हो चुकी मतलब थी। कि ना वकील पढ़ रहे हैं ना जज पढ़ रहे हैं। सुनिए उसमें क्या किया, ओवर रूल जजमेंट कोर्ट करके और फैसला दे दिया। हाँ। बात सुप्रीम कोर्ट के पास गई। आप देखिए हालत, मतलब जज जो है उसको कोई जरूरत ही नहीं कानून जानने की, वकील ही बताएगा उसको कानून। चलिए, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। उपहार, जो एक उपहार कांड भी एक ऐसा ही केस था, जिसका लाल मर्डर केस ऐसा ही केस था, नीतीश कटारा, जिसमें इंसाफ के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और जज कहीं ना कहीं पावर के आड़ में या भ्रष्टाचार कहें या पैसा, उसमें कहीं ना कहीं फैसले देने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन जनता ने अपनी लड़ाई लड़ी थी और कुछ फैसले आए थे। हालांकि वो फैसले इतने मानक नहीं थे जिसमें उसको जस्टिफाई किया। कुछ ऐसे ही हालात आज भी नजर आ रहे हैं। जुडिशरी करप्ट है, उसका जीता जागता सबूत भी सामने आ गया है। बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव कहाँ से शुरू होगा? संसद से शुरू होगा। क्या विधि पालिका और न्यायपालिका में ये सामंजस्य बैठ पाएगा कि एक दिन एक अच्छी व्यवस्था भारत को भी मिलेगी, जहां जनता को न्याय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि हम जाएंगे तो हमारे साथ कहीं विश्वासघात न हो जाए। जय हिंद।